नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज और विशेष रूप से एसएससी से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सभी से क्वेश्चंस लिए गए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि कंपटीशन में आप बैठो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटने पाए। मेरा निरंतर यही प्रयास है कि आपको अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। जनवरी 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए रमेश शर्मा को, ऑप्शन बी विनोद शर्मा को, ऑप्शन सी योगेश जोशी को, ऑप्शन डी प्रीतेश साहा को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विनोद शर्मा को। ऑप्शन बी विनोद शर्मा को प्रदान किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। और आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है 23 जनवरी 2022 को दिया जाता है। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये 2022 में दिया गया था पिछले साल। और इसको जो प्रदान करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया था ये, और प्राप्त करता थे विनोद शर्मा। व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को दिया गया था और संस्थागत श्रेणी में जो दिया गया था गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया था। ये संस्थागत श्रेणी में दिया गया था। और आपको बता दें कि ये पुरस्कार जो है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर दिया गया था और ये पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस जयंती को ही दिया जाता है। और ये पुरस्कार देने वाला जो मंत्रालय है गृह मंत्रालय के प्रबंधन में ये पुरस्कार दिया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है और केंद्र सरकार ने देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देने हेतु इस वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी। 2019 में इस वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की थी और पुरस्कार राशि इसमें 51 लाख रुपए नगद दिया जाता है संस्थागत श्रेणी को और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी को जो दिया जाता है 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इसी वर्ष जो है 2022 में ही 2019, 2020 और 2021 के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में जो पुरस्कार प्राप्त किया था वो गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 8वीं बटालियन ने प्राप्त किया था। और 2020 में जो पुरस्कार प्राप्त किया था वो कुमार मन्नान सिंह, व्यक्तिगत श्रेणी में कुमार मन्नान सिंह ने प्राप्त किया था और संस्थागत श्रेणी में डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को दिया गया था। और वर्ष 2021 में जो पुरस्कार प्राप्त किया है वो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। और जो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया था, सीड्स को, ये संस्थागत श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ अवस्थित है। मैरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। मैरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है और इस पार्क का विकास करने का प्रस्ताव इस क्षेत्र में जीवाश्मों और दुर्लभ और लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। और इस पार्क का निर्माण हसदेव नदी के तट पर स्थित टाउनशिप के बाहरी क्षेत्र आमाखेरवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। ऑप्शन ए JP सॉन्डर्स, ऑप्शन बी रेजिनाल्ड डायर, ऑप्शन सी
जॉन साइमन और ऑप्शन डी जेम्स ए स्कॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। और भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। और रेजिनाल्ड डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। रेजिनाल्ड जो डायर था, जनरल डायर, उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। ये जनरल डायर वो था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, निर्दोष लोगों की हत्या करवाई थी जिसने, तो उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? ऑप्शन ए पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, ऑप्शन बी फाल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर, ऑप्शन सी ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ऑप्शन डी क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर। तो ये थे ऑप्शन, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते, बाकी पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, और फाल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर, और क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास के आधार पर करते हैं। इन तीनों के आधार पर करते हैं, और ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये नहीं करते हैं। तो यही ऑप्शन हमें बताना था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भूवैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते हैं। खगोल विज्ञान में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, और भूकंप का अनुमान पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, विकार जोन के आधार पर, और क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैडेवर शब्द का क्या संदर्भ है? कैडेवर शब्द का क्या संदर्भ है? ऑप्शन ए नैदानिक तौर पर जीवित मानव व्यक्ति, ऑप्शन बी ए मृत मानव शरीर जिसे एनाटॉमी आंतरिक संरचना विज्ञान में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जीवित मानव शरीर, ऑप्शन डी एक पूर्ण संरचित मानव शरीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। एक मृत मानव शरीर जिसे एनाटॉमी या आंतरिक संरचना, एनाटॉमी को हिंदी में आंतरिक संरचना कहते हैं, उसमें विज्ञान में प्रयोग करते हैं। एक मृत मानव शरीर जिसे एनाटॉमी विज्ञान में प्रयोग करते हैं। कैडेवर शब्द का ये संदर्भ है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। कैडेवर शब्द लैटिन शब्द कैडेयर से बना है, जिसका अर्थ टू फॉल होता है। इसके तहत मानव के मृत शरीर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, शोध, अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र किसका नाम है? भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र किसका नाम है? ऑप्शन ए भारत का पहला मानव युक्त मंगल मिशन, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष यान, ऑप्शन सी भारतीय रोबोट, ऑप्शन डी नया खोजा गया क्षुद्र ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय रोबोट। सी पार्ट करेक्ट आंसर है भारतीय रोबोट। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन के लिए व्योममित्र या आकाश में दोस्त, व्योममित्र का मतलब है आकाश में दोस्त, नामक एक अर्ध ह्यूमनाइड रोबोट का अनावरण किया है। और व्योममित्र को भारत के पहले मानव रहित मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों से बात करने, उन्हें पहचानने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए रखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? निम्नलिखित में कौन सा कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी डिक्टियोसोम्स, ऑप्शन डी फैगोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर है लाइसोसोम को कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम की खोज जो की थी क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की थी और 1959 ईस्वी में की थी। यह एक सूक्ष्म कोशिकांग है, इसका आकार थैली की तरह होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण, जब कोशिकीय उपापचय में व्यवधान आता है तो उसके कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन बी नानाजी देशमुख ने, ऑप्शन सी काका कालेलकर ने, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काका कालेलकर ने। ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है, काका कालेलकर ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किया था। और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान की, जिसके लिए विशेष उपबंध करने की आवश्यकता थी। आयोग ने सामाजिक तथा शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान के 4 मानक बताए, जिनके तहत 2399 पिछड़ी जातियों तथा 837 अति पिछड़ी जातियों की पहचान की गई। इसके तहत पिछड़ा आयोग के तहत की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? ऑप्शन ए क्वार्टर से, ऑप्शन बी माइका से, ऑप्शन सी एम्फीबॉल से, ऑप्शन डी फेल्ड स्फीयर से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फेल्ड स्फीयर से। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, फेल्ड स्फीयर से बना है। पृथ्वी की जो परपटी होती है उसका आधा भाग फेल्ड स्फीयर से बना है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की परपटी या क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और परपटी का आधा भाग फेल्ड स्फीयर से बना है। फेल्ड स्फीयर का रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है और चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है, जबकि पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग एम्फीबॉल से तथा पृथ्वी की परपटी का 4% भाग माइका से निर्मित होता है। ज्ञातव्य है कि परपटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह लगभग 30 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रवाह प्रतिमान या चैनल पैटर्न का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन प्रवाह प्रतिमान या जिसे चैनल पैटर्न भी कहा जाता है का एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए वी सर्प, ऑप्शन बी बर्चन, ऑप्शन सी टी लाइट, ऑप्शन डी खादर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वी सर्प। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। वी सर्प जो है प्रवाह प्रतिमान या चैनल पैटर्न का एक प्रकार है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। विसर्प प्रवाह प्रतिमान का एक प्रकार है। नदी अपने प्रवाहित मार्ग में धरातलीय ढाल के अनुसार घुमावदार स्वरूप में बहती है और नदी के द्वारा इस प्रकार घुमावदार या सर्प की भांति बहना नदी विसर्प कहलाता है। नदियों का ऐसा घूमना अवसादी बोझ के कारण होता है और विसर्प अंग्रेजी के एस आकार के होते हैं। विसर्प जो होते हैं अंग्रेजी के एस आकार के होते हैं। और आपको बता दें कि खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है। और बर्चन जो है, बर्चन मरुस्थलों में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार टीला होता है। मरुस्थलों में पाया जाता है ये बर्चन और अर्धचंद्राकार टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की है? ऑप्शन ए, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिससे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। ऑप्शन बी, विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% +1 मिले।
ऑप्शन सी, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। ऑप्शन डी, हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं, मत के अनुपात में। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विस्तार विवेचन थॉमस हेयर की पुस्तक इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किया गया है। इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किया गया है। और सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय प्रणाली का अनुसरण सामान्यतः एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में ही होता है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अपेक्षित होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अथवा उम्मीदवारों को खड़ा करने वाली पार्टी के लिए पड़े वोट के अनुपात में ही जगह निर्धारित होती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंजोगखा किस देश की शासकीय भाषा है? दंजोगखा किस देश की शासकीय भाषा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया की, ऑप्शन बी कंबोडिया की, ऑप्शन सी भूटान की, ऑप्शन डी म्यांमार की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भूटान की। सी पार्ट करेक्ट आंसर है भूटान की। दंजोगखा भूटान देश की शासकीय भाषा है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह तिब्बत और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है और इस देश का स्थानीय नाम डुगयुल है। यहाँ पर सरकार गणतंत्र पारंपरिक राजतंत्र पर आधारित है और यहाँ की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुलट्रम है। भूटान की शासकीय भाषा दंजोगखा है, यानी भूटान की जो राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नगुलट्रम है और यहाँ की शासकीय भाषा दंजोगखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए विंध्या, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सह्याद्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अरावली। अरावली पर्वतीय श्रृंखला पर है ये माउंट आबू। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ये कहाँ से है? गुजरात के पालन से लेकर स्टार्ट हुई है और राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है और यह भारत की ही नहीं विश्व की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, माउंट आबू पर है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है ऊंचाई और इसकी ये सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी की ये सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र में स्थित है। हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। माथेरान मुंबई से मात्र 110 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में मौजूद है। ये मुंबई से 110 किलोमीटर की दूरी पर है और रायगढ़ जिले में मौजूद है माथेरान। यहाँ स्थित हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और करजत तहसील के अंदर आने वाला यह भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है और यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में है ये और समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए केनोपनिषद से,
ऑप्शन बी मुंडक, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी कठ, कठोपनिषद से। ऑप्शन डी प्रश्न, प्रश्नोपनिषद से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंडक, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही सदैव विजय होती है, इसका अर्थ ये है। और यह हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक पर नीले देवनागरी लिपि में अंकित है। इसे राष्ट्र पटल पर लाने और उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है ये, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। और भारत का यह राष्ट्रीय आदर्श वाक्य महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ वाराणसी यूपी में है ये। तो सारनाथ में स्थापित सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है ये। और यह स्तंभ शीर्ष भारत का, हमारे देश का राज चिन्ह भी है। यह स्तंभ शीर्ष भारत का, हमारे देश का राज चिन्ह भी है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। और प्रश्न में उल्लिखित अक्षी, गरुड़, महावाक्य नाम का कोई भी उपनिषद नहीं है। प्रश्न में उल्लिखित अक्षी, गरुड़, महावाक्य नाम का कोई भी उपनिषद नहीं है। और मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को जो बताया गया है टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, तथा कहा गया है कि जो मनुष्य इनका अनुकरण करेगा वह बारंबार जरा मृत्यु को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? ये एसएससी CGL 2002 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कोलकाता अंतर्देशीय बंदरगाह है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह, यानी कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता है। यह एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, हुगली नदी पर है ये अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये स्थापित किया गया था। और यह कोलकाता और हल्दिया ज़िले को मिलाकर बनाया गया है। यह कोलकाता और हल्दिया ज़िले को मिलाकर बनाया गया है। और इस बंदरगाह से भारत और नेपाल का आयात निर्यात चलता है। इस बंदरगाह से भारत और नेपाल का आयात निर्यात चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? ये एसएससी CGL 2002 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांडला। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में कांडला बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जहां पर आयात निर्यात करने के लिए चुंगी कर नहीं लगता है। यहाँ पर आयात निर्यात कुछ भी कर सकते हो, चुंगी कर यहाँ पर नहीं लगता है। और कांडला गुजरात में है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। और यहाँ पर भारी मात्रा में वस्तु का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये एसएससी और CHSL और LDC और DEO 2015 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए भारी जल संयंत्र, ऑप्शन बी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी कोयला उद्योग, ऑप्शन डी एटॉमिक रिएक्टर। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर दो पार्टों में सही है। और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। तलचर जो है ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। यह भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और यह संयंत्र आणविक शक्ति और ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार के अधीन है। और यहाँ भारी मात्रा में कोयला निक्षेप के कारण वृहद स्तर पर कोयला खनन उद्योग का भी विकास हुआ है। अतः विकल्प ए और सी दोनों के लिए तलचर प्रसिद्ध है। यानी विकल्प ए भारी जल संयंत्र और सी कोयला उद्योग के लिए, दोनों के लिए ये
कल्चर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना जो है वो कौन सी जनगणना है? ऑप्शन ए 13वीं जनगणना, ऑप्शन बी 14वीं जनगणना, ऑप्शन सी 15वीं जनगणना, ऑप्शन डी 16वीं जनगणना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15वीं जनगणना। ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 15वीं जनगणना है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, जिसमें भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। उस समय अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो थे और 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या की गणना कराई जाती है। WC बिलाउडेन का प्रथम जनगणना आयुक्त थे। WC बिलाउडेन इस प्रथम जनगणना के आयुक्त थे और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती है। तो प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी, जिसमें भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। उस समय अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो थे और 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या की गणना कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान जो है कौन सा है? ये SSC CHSL 2019 में क्वेश्चन सा है। ऑप्शन ए अमरनाथ, ऑप्शन बी द्रास, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है द्रास। भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है और सर्दियों में यहाँ तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है यहाँ पर तापमान। कितना माइनस में चला जाता है? आगरा शहर की अवस्थिति भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3230 मीटर है। ये आगरा शहर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे द्रास है। द्रास शहर की अवस्थी भारत के द्रास की जो अवस्थी है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में है ये द्रास और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3230 मीटर है। तो ये थे जीके संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।